नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो है वो किस कानून से रिजर्वेशन कम हो सकती है, और वो भी ऐसा कानून जिसको गरीब ST SC OBC सपोर्ट करेंगे। मतलब एक जो ड्राफ्ट में आपको डिस्क्राइब करूँगा वो गैजेट नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट और लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट इस तरह से है कि गरीब ST SC OBC उसे सपोर्ट करेंगे, उससे रिजर्वेशन कम हो जाएगा। तो ड्राफ्ट मेरा ये जो रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm, जिस पे मैंने RTI 2 राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, MRCM सारे कानून की डिटेल दी है, प्रपोज लॉ की डिटेल दी है। इसमें 2 चैप्टर है रिजर्वेशन के ऊपर, चैप्टर 8 और दूसरा है चैप्टर 8 और चैप्टर 36। ये 2 चैप्टर है। चैप्टर 36 में डिटेल दिया है, आप सीधा चैप्टर 36 पे जा सकते हैं। तो जो कानून मैंने प्रपोज किया है वो पार्लियामेंट के थ्रू लाना करीब करीब नामुमकिन है। RTI 2 मैंने डिस्क्राइब किया है सेक्शन 1.3 में। 3 लाइन का कानून है, 3 ही क्लॉज है उसमें। ये 3 क्लॉज गैजेट में छप जाए। गैजेट यानी कि डॉक्यूमेंट जो कि पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर और CM हर हफ्ते छापते हैं। ये गैजेट होता है जो कि भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जो भी 25-30 मुख्यमंत्री भारत में, वो हर महीने में, हर 15 दिन में गैजेट निकालते हैं। इसमें कलेक्टर, तहसीलदार, सेक्रेटरी वगैरह के लिए आदेश होते हैं। तो ये गैजेट में ये 3 लाइन छप जाए RTI 2, तो उसके 2-3 महीने में गरीब ST SC की मदद से ये कानून पास किया जा सकता है। और वो कानून पास होने से रिजर्वेशन जो भी 50% है वो कम होके 1-2% हो जाएगी। तो ऐसा क्या है इस कानून में? तो ये कानून का पहला क्लॉज कहता है कि कोई भी दलित पटवारी की कचहरी या तहसीलदार की कचहरी में जाके कह सकता है कि उसे इकोनॉमिक चॉइस चाहिए, सोशल चॉइस नहीं चाहिए। इकोनॉमिक चॉइस और सोशल चॉइस का मतलब क्या, वो आगे 2nd-3rd क्लॉज में लिखा है। इकोनॉमिक चॉइस यानी कि वो दलित कहता है कि उसके और उसके वो रिजर्वेशन नहीं मांगेगा और बदले में उसको साल का 600 रुपया चाहिए पर पर्सन पर फैमिली मेंबर। महीने का 600 रुपया नहीं, साल का 600 रुपया पर पर्सन पर फैमिली मेंबर। तो अब 3rd क्लॉज क्या कहता है कि रिजर्वेशन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा। कि मान लो हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ है। हिंदुस्तान की आबादी अभी 120 करोड़ है, पर मैं कैलकुलेशन समझाने के लिए राउंड नंबर रखना चाहता हूँ। इसलिए मानो कि हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ है और उसमें दलित की आबादी 14 करोड़ है। अब मान लो 11 करोड़ दलित आकर कहते हैं कि उन्हें इकोनॉमिक चॉइस चाहिए, तो उन 11 करोड़ दलितों को पर पर्सन पर ईयर 600 रुपया मिलेगा। यानी कोई फैमिली मान लो, हस्बैंड वाइफ, 2 या 3 लड़के, 3 लड़के लड़कियां और साथ में सीनियर सिटीजन पेरेंट रह रहे हैं, सास ससुर, 6 लोग मान लो, तो उन्हें पर ईयर 7,200 मिलेंगे। और 11 करोड़ लोग मान लो इकोनॉमिक चॉइस लेते हैं, तो इस कानून के मुताबिक रिजर्वेशन 14-11 यानी कि 3% हो जाएगी। इसी तरह से OBC की पॉपुलेशन है 50% के करीब और रिजर्वेशन है उनका 27%। अब मान लो OBC में से 45 करोड़ कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक चॉइस चाहिए, यानी कि 90%, तो रिजर्वेशन 27% में से 90% कम हो जाएगा, यानी रिजर्वेशन हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.7% या 3%। और इकोनॉमिक चॉइस जिसने लिया है वो किसी भी दिन अपनी चॉइस बदल सकता है। वो किसी भी दिन जाके कह सकता है कि आज आपसे मुझे पैसा नहीं, मुझे रिजर्वेशन चाहिए। जिस आदमी ने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, एप्लीकेशन किया है नहीं, जिसने बेनिफिट लिया है, उसे ज़िंदगी भर इकोनॉमिक चॉइस नहीं मिलेगा।
तो ये कानून मैंने प्रपोज किया है, यानी कि इसमें रिजर्वेशन तभी कम होगा जब गरीब ST/SC आके कहेगा कि मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं चाहिए। क्या क्यों नहीं चाहिए वो उसकी मर्जी, वो डिसाइड कर रहा है। मुझे बदले में इक्विवेलेंट इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए। अब ये 600 रुपये का आंकड़ा मैं कैसे लाया हूँ, उसके डिटेल कैलकुलेशन मैंने इसमें नहीं दिए। वो आंकड़ा इस तरह से है कि जो गवर्नमेंट की जो सैलरीज है, सैलरीज को यदि पर इंडियन डिवाइड किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 600 पर पर्सन पर मंथ, और सॉरी 600 रुपीज़ पर पर्सन पर ईयर आता है, अप्रॉक्सीमेट नंबर है। तो मतलब कि यदि 20% एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं उसके 20% यदि एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं उसके 14% यदि दलित होते तो पर दलित 600 रुपीज़ पर ईयर, पर दलित 600 रुपीज़ पर ईयर उतना सैलरी उनको मिलता। और मैं ये जो कानून प्रपोज कर रहा हूँ उसमें 600 सीधा उसके हाथ में चला जाएगा, दलित हो या गवर्नमेंट में आए या ना आए। तो इससे रिजर्वेशन कैसे कम होगी? रिजर्वेशन इस तरह से कम होगी कि कुछ यूँ समझो कि 80-90% दलित, 80-90% ट्राइबल और 75-80% OBC वो 12th क्लास तक ही नहीं पहुँच पाते। और वो 12th क्लास तक ही नहीं पहुंच पाते तो उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट क्या मिलेगा? प्रैक्टिकली ज़ीरो, प्रैक्टिकली ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि वो 12th क्लास तक ही नहीं पहुंच पाए। तो ये जो 70-80-90% पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन ये कानून पास होने के बाद कहेगी कि भाई मुझे इकोनॉमिक चॉइस चाहिए, सोशल चॉइस नहीं चाहिए। तो इकोनॉमिक चॉइस के आधार पर उन्हें पर ईयर 600 पर पर्सन मिलेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5000 to 8000 पर फैमिली पर ईयर, प्रति वर्ष। और रिजर्वेशन का परसेंटेज ऑटोमेटिकली जो भी 50% है वो कम होके 5%, 6% हो जाएगा। दूसरा जो मैंने प्रपोजल रखा है वो ये है कि कोई ST/SC या OBC है तो उसे एडमिशन मिलता है तो पहले उसे अपने कोटा में एडमिशन मिलेगा, बाद में उसका कोटा फिल हो जाए तो वो जनरल के लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब मान लो 5% ST/OC और OBC के लिए रिजर्वेशन 5% है, या तो मान लो SC के लिए 14% है और इकोनॉमिक चॉइस आने के बाद कम होकर 3% हो गया। तो 3% लोग तो वैसे भी उनके मेरिट लिस्ट में होते हैं, तो मान लो 2% लोग वैसे भी उनके मेरिट लिस्ट में आने वाले थे, तो इफेक्टिव रिजर्वेशन कितना हुआ? 1%। क्योंकि जो 2% जो ये 3% कोटा में है वो तो वैसे भी मेरिट लिस्ट में आने वाले थे, नहीं होता। तो इफेक्टिव रिजर्वेशन का मतलब क्या है? यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो उनकी तादाद कितनी होती और रिजर्वेशन है तो उनकी तादाद कितनी हुई। तो इस तरह से इकोनॉमिक चॉइस का कानून आने के बाद 70-80-90% दलित ST/SC OBC कहेंगे कि हमें इकोनॉमिक चॉइस चाहिए, तो रिजर्वेशन अभी जितना है उसका 80-90% कम हो जाएगा। और दूसरा कानून आने के बाद इफेक्टिव रिजर्वेशन है वो सिर्फ 1-2% जितना कम हो जाएगा। अब रिजर्वेशन के पीछे कुछ एक बातें हैं कि रिजर्वेशन की डिमांड जो है उसका सबसे बड़ा कारण है इंटरव्यू सिस्टम। कि आप जुडिशरी में देखो तो इंटरव्यू लेने के बाद जज की रिक्रूटमेंट होती है, रिटन एग्ज़ाम तो दिखावा होता है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी नौकरियां हैं वो इंटरव्यू के द्वारा दी जाती है। और इंटरव्यू के द्वारा जहाँ दी जाती है वहाँ ST/SC OBC जो कि मेरिटोरियस होते हैं उनको भी नुकसान जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में रिश्वतखोरी चलती है या भाई भतीजावाद चलता है। तो भाई भतीजावाद जहाँ चलता है वहाँ क्या इंटरव्यू लेने वाले अधिकतर सीनियर लोग होते हैं, और आज से 50 साल पहले गवर्नमेंट में ST/SC की पोजीशन बहुत कम थी, संख्या बहुत कम थी, क्योंकि उस समय एजुकेशन उनमें कम था। तो उस समय जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें अपर कास्ट के ज़्यादा थे। अब वो अपर कास्ट के लोग इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देते हैं, तो इस तरह से कास्टिज्म परपेचुएट होता है। इसलिए आप देखो कि जहाँ जहाँ इंटरव्यू है वहाँ पे ST/SC सिलेक्ट होने वालों की तादाद बहुत ही कम है। जैसे सबसे ज़्यादा कम है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, क्योंकि लोअर कोर्ट में इंटरव्यू है, और जहाँ जहाँ इंटरव्यू ले जाते हैं वहाँ तादाद कम है। तो इंटरव्यू सिस्टम है वो हर हाल में ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू सिस्टम है वो कास्टिज्म प्रमोट करता है,
कैसे प्रमोट करता है कि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ और मुझे बोला गया कि भाई आप 10 लोगों को रिक्रूट करो, तो मैं अपने रिश्तेदारों को रिक्रूट करना शुरू करूँगा। तो मैं जैन बनिया हूँ, तो मेरे रिश्तेदार में कौन आएंगे? जैन बनिए आएंगे, थोड़े बहुत वैष्णव आ गए, थोड़े दो, और रिलेटिव ख़त्म हो गए तो मैंने अपने दोस्तों को लेना शुरू किया। तो मेरे दोस्तों में थोड़े बहुत, तो अधिकतर पड़ोसी रिश्तेदार, उसमें भी बनिए ज़्यादा होंगे, कुछ पटेल होंगे। दलित के आने के चांस बहुत कम हो गए। लेकिन यदि इंटरव्यू के बजाय स्ट्रेट रिटर्न एग्ज़ाम रखा गया तो जितने भी मेरिटोरियस लोग हैं वो सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। तो इसलिए इंटरव्यू सिस्टम निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये कास्टिज्म को परपेचुएट करता है। और जो रिजर्वेशन की शुरुआत हुई उसका सबसे बड़ा कारण ये इंटरव्यू सिस्टम ही था कि जो लोग सचमुच इनका हित करना चाहते थे उन्होंने देखा कि भाई जुडिशरी में तो दलित है ही नहीं, तो दलित के खिलाफ कोई केस जाएगा तो जो जज होगा वो तो अपर कास्ट के होंगे, वो तो दलित को वहीं हलाल कर देंगे, वहीं कत्ल कर, मतलब कोर्ट के अंदर उसका सफाया कर देंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बोला कि भाई पुलिस में भी कुछ ST SC होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी होने चाहिए, कोर्ट में भी होने चाहिए। वो तरीका जो उन्होंने लिया वो गलत था। मेरे ख्याल से तरीका ये लेना चाहिए था कि सारा रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्ज़ाम से होगा तो ऑटोमेटिकली जो भाई भतीजावाद है वो ख़त्म हो जाता। और इसमें एक दूसरा जो मैंने कानून प्रपोज किया है कि सब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। सब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि कोटा SC के लिए मान लो 14% है, इकोनॉमिक चॉइस आने के बाद वो 4% हो गया, 3% हो गया। तो उस 3% के अंदर जो मोर बैकवर्ड SC है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो अब कैसे तय किया जाए कि मोर बैकवर्ड कौन और कम बैकवर्ड कौन, मोर बैकवर्ड और लेस बैकवर्ड? तो उसके लिए मैंने एक सिस्टम प्रपोज किया है कि हर एक SC में कुछ 5000 कास्ट आती है, ST में भी कुछ 2000 जितनी ट्राइब आती है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, और OBC में भी कुछ 2000 जितनी सब कास्ट आती है। तो वो सब कास्ट का लिस्ट हो और वो पूरा टेबुलेटेड करके, और उस कास्ट के सब कास्ट के कितने मेंबर हैं इंडिया में, सेंसस में ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती पर लाई जा सकती है, और उस सब कास्ट के कितने लोग ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में है। और यदि उसके काफ़ी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है तो नेक्स्ट टाइम जब रिजर्वेशन होगा तो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए उस सब कास्ट का बेनिफिट दूसरी सब कास्ट को मिलेगा, उस सब कास्ट को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसमें पोजीशन के हिसाब से पॉइंट होंगे, जैसे कि उस सब कास्ट का यदि कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 50 लाख पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे एक रफ डिस्क्रिप्शन दिया, हाई कोर्ट का जज है तो 40 लाख पॉइंट, क्लास 2 ऑफिसर है तो 10,000 पॉइंट, मतलब उसकी पावर और सैलरी के हिसाब से उसको पॉइंट्स देंगे। तो एग्जांपल के लिए तो देखो कि राजस्थान में मीना कम्युनिटी है तो उसके इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली ट्राइबल का रिजर्वेशन है वो 2 साल 3 साल 5 साल के लिए मीना को नहीं मिलेगा, दूसरी ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी को मिलेगा जिसको बहुत कम बेनिफिट मिला आता। तो इससे जो छोटी कास्ट है और जो कमज़ोर कास्ट है, मतलब SC के अंदर जो और कमज़ोर कास्ट है, तो ST के अंदर जो और कमज़ोर कास्ट है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा और वो ऊपर आएगा। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा कि मैंने एक कानून प्रपोज किया है जिसके द्वारा गरीब ST SC OBC खुद चल के कहेंगे कि हमें ये कानून का बेनिफिट चाहिए, और उसके द्वारा इफेक्टिव रिजर्वेशन जो 50% है वो कम होकर 5% हो जाएगा। कैसे कि जो ST SC OBC कहेगा कि मुझे इकोनॉमिक चॉइस चाहिए, उसे साल का 600 रुपया मिलेगा पर पर्सन पर ईयर, और रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। तो इससे रिजर्वेशन कम हो सकता है। धन्यवाद।